Okay, lecture number 15, first year, chapter number 5, movement of inertia of a rigid body. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब अगर आपके पास रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या होगा? अगर आप देखें, दिस इज इरेगुलर बॉडी, ये आपके पास एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल R1 M1 M2 R2, ये आपके पास MN RN, ठीक है। तो देखिए हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मालूम करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी आपके पास जो है I1 प्लस I2 प्लस IN, आप एक एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम करेंगे, ठीक है। और तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम करके ऐड कर जाएंगे तो रिजिड बॉडी का आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन है कि एक फ्लाई व्हील है और फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है IF 0.70 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर आपको बताया गया है कि अगर मैं इस पे कुछ मास रख लूं, कुछ मास में रख लूं जो कि एक्सल से R डिस्टेंस पे है, तो फिर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखिए आप अगर देखें तो आपको फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि अगर हम मास MR डिस्टेंस पे एक्सल से रख ले तो फिर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी आपके पास क्या होगा? तो ये फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले आपको दिया गया था, फिर आपने मास रख लिया एक्सल से R डिस्टेंस पे, तो जो मास गिवन है R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके फ्लाई व्हील के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ऐड करें, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील आ जाएगा आफ्टर पुटिंग मास M, आफ्टर पुटिंग मास M। तो इस तरीके से आप रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम करते हैं। अब यहां पर मैं ले रहा हूं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, रेडियल टेंजेंशियल एंड एंगुलर पैरामीटर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियल टेंजेंशियल एंड एंगुलर पैरामीटर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियल आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर पैरामीटर्स आपके पास जो है थीटा, ओमेगा, अल्फा, टार्क, एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास एंगुलर पैरामीटर्स कहलाते हैं। सो दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी आप लोग देखें RP sin थीटा इन यूनिट वेक्टर, थीटा इज 90। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को लूं तो RP में लिखूंगा, R इज अ रेडियल पैरामीटर, P इज अ लीनियर मोमेंटम, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इसलिए sin 90 आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। P को अगर मैं MV पुट कर लूं तो RMV, ठीक है। V को अगर मैं R ओमेगा पुट कर लूं तो MR स्क्वायर ओमेगा। MR स्क्वायर को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा को आप 2 पाई डिवाइड बाई T से रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई IF। तो ये सारे आपके पास एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं डबल कर जाऊं देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी डबल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर आप टाइम ऑफ रिवोल्यूशन को डबल कर जाए तो एंगुलर मोमेंटम विल बी हाफ। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर जाए एंगुलर मोमेंटम विल बी डबल। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो यूनिट आपके पास जो है, इसके जो यूनिट आपके पास जो है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको हम जॉल सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो जॉल सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो होते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। और मैंने आपको पहले भी बताया था
आर क्रॉस, जहां पर भी आप देखें इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ, इसको मोमेंट ऑफ लिखते हैं। तो देखिए आर क्रॉस पी, तो मैं एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकता हूं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले हैं। अगर आप देखें तो हमने तमाम एनालॉग पैरामीटर्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो मैं अगर ऊपर लिख लो एनालॉग पैरामीटर्स, एनालॉग पैरामीटर्स, तो एनालॉग पैरामीटर्स आपके पास क्या होंगे? ठीक है, ये आपके पास लीनियर, ये आपके पास एंगुलर पैरामीटर्स। लीनियर पैरामीटर अगर आप एस ले ले तो एस इसका एनालॉग एंगुलर पैरामीटर थीटा आपके पास होगा। अगर आप लीनियर वेलोसिटी ले ले, इसके एनालॉग आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर आप लोग लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर आप मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अगर आप लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, अगर आप फोर्स ले रहे हैं, दिस इज टार्क। तो ये आपके पास एनालॉग पैरामीटर्स है। सही है। अगर आप लोग देखें, मेरे पास लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो आपके पास ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ये इसका रोटेशनल डायनामिक्स में फार्मूला आपके पास बन जाएगा। अगर मैं लिख लो वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं रोटेशनल डायनामिक्स में फोर्स का एनालॉग टार्क और इसका आपके पास क्या होगा? थीटा। तो कोई भी एनालॉग पैरामीटर आप लिख सकते हैं। अगर आप ये देखें एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो फोर्स का एनालॉग आपके पास टार्क है। लीनियर मोमेंटम का आपके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो टार्क इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। और याद रखें, दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकंड लॉ इन अ रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, और ये आपको ये बता रहा है कि इफ देयर इज टार्क देयर विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वेयर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम will be equal to the net torque on a body. ठीक है, so if there is torque, there will be change in angular momentum where the time rate of change of angular momentum, time rate of change of angular momentum, this is equal to torque. ये आपके पास torque के बराबर होगा। और अगर मैं लिख लूं change in angular momentum, this is equal to the product of torque and time. ठीक है, और इसी को ही हम कह सकते हैं दिस इज द रोटेशनल इम्पल्स। ये आपके पास रोटेशनल इम्पल्स कहलाता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टार्क एंड टाइम, इसको हम रोटेशनल इम्पल्स कहते हैं। टार्क का प्रोडक्ट टाइम के साथ रोटेशनल इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, और यहां पर इस इक्वेशन से मैं ये भी लिख सकता हूं टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा delta L divided by delta T. Alpha is equal to delta L I into delta T. So this is the equation of angular acceleration. ठीक है, in terms of angular momentum, moment of inertia and time. ठीक है, तो ये आपके पास जो है angular acceleration का equation है in terms of angular momentum, moment of inertia and time. ये angular acceleration। और आपको पता है if there is torque there will be angular acceleration। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी फिर आप इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको यह कहता है इफ एक्सटर्नल टार्क इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल टार्क आपके पास जीरो हो तो फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो।
if there is no external torque, means the body is isolated, then the time rate of change of angular momentum will be equal to 0. Change in angular momentum will be equal to 0. ठीक है, change in angular momentum will be equal to 0. Angular momentum will be equal to constant. ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का. यहां से मैं लिख सकता हूं, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट then the product of moment of inertia and angular velocity will be constant. ठीक है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, the product of moment of inertia and frequency will be equal to constant. मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, the moment of inertia and time of revolution will be equal to constant. ठीक है, और इसको फर्दर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ओमेगा is inversely proportional to the moment of inertia. Omega is inversely proportional to the moment of inertia. या यहां से मैं लिख सकता हूं, omega 1 divided by omega 2 is equal to I2 divided by I1. ये आपके पास 1 divided by I1 divided by I2 आपके पास होगा. Omega 1 divided by omega 2 is equal to I2 divided by I1. This is equal to 1 divided by I1 divided by I2. ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, या मैं लिख सकता हूं F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1. या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय I1 डिवाइड बाय I2. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं. ठीक है, यहां से मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाय I2. तो ये सारे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के स्टेटमेंट है. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, the time rate of change of angular momentum is 0. Change in angular momentum is 0. Angular momentum is constant. The product of moment of inertia and angular velocity will be constant. The ratio of angular velocity omega 1 divided by the ratio of angular velocity omega 1 and omega 2 will be equal to the reciprocal of the ratio of I1 and I2. The product of moment of inertia and frequency will be equal to constant. Yeah, the ratio F1 divided by F2 will be equal to the reciprocal of the ratio I1 and I2. Reciprocal अगर आप इसको देख लें. ठीक है, time of revolution is directly proportional to the moment of inertia. या मैं लिख सकता हूं T1 divided by T2 is equal to the ratio of I1 and I2. ठीक है, तो ये आपके पास सारे स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी 0. Change in angular momentum will be 0. Angular momentum will be constant. The product of moment of inertia and angular velocity will be constant. The product of moment of inertia and frequency will be constant. The ratio of moment of inertia and time of revolution will be constant. These all are the statement of conservation of angular momentum. और साथ में मैं इसको भी कह सकता हूँ. ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया, रेशियो ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो I1 डिवाइड बाय I2. इसमें जरूरी पॉइंट्स आपके पास जो है, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर MCQs. ठीक है, अब देखिए, अगर आपके कमरे में फैन लगा हुआ है, आपने ऑन किया, वो रोटेटरी मोशन कह रहा है, आप उसका एंगुलर वेलोसिटी मेजर करें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो अपने पास नोट करें और एंगुलर मोमेंटम नोट करें. फिर क्या करें, फिर 3 मासेस ले लें. 3 मासेस, अगर ये आपके पास फैन है, फैन, तो इस विंग के यहां पर एक मास लगा ले एक्सेस के नजदीक, दूसरा मास यहां पर लगा ले और तीसरा मास ये तीसरे विंग पे लगा ले नजदीक यहां पर. तो आपने मास रख लिया. तो अगर आपने मास रख लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंक्रीज किया. वही फैन है, वही बिजली है, आप बिजली को ऑन करें,
ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंक्रीज किया, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आपके पास होगा, इट विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। ठीक है, फिर क्या करे, फिर उन मासेस को खोल ले और वो मास यहां पर लगा ले, दूसरा मास भी यहां पर, तीसरा मास भी आउटर एंड पे लगा ले। ठीक है, फिर आप फैन को ऑन करें, तो जब वो रोटेट होगा आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर और भी बढ़ा लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर इंक्रीज। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फर्दर इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी फर्दर डिक्रीज बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। ठीक है, आप एक रोटेटरी टेबल पे बैठे हुए हैं और आपके हाथों में हेवी मासेस हैं। ठीक है, रोटेटरी टेबल है, उस पर आप बैठे हुए हैं, आप भी रोटेट कर रहे हैं, आपके हाथों में हेवी मासेस है। रोटेशन के दौरान आपने अपने हाथों को खोल लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। आप एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन कह रहे हैं। ठीक है, आप एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन कह रहे हैं, तो रोटेशन के दौरान अगर आप अपने हाथों को इस तरह बंद करें, मींस एक्सिस के नजदीक ले आए, तो आप देखेंगे आपके एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। लेकिन रोटेशन के दौरान अगर आपने अपने हाथों को खोल लिया और पांव को खोल लिया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। और एक कॉमन क्वेश्चन है, और वो कॉमन क्वेश्चन क्या है कि सर्कुलर मोशन के दौरान या रोटेशनल मोशन के दौरान कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम इज ओनली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, अगर आपको कोई और कंडीशन ना बताया गया हो। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, which parameter will be always constant during the rotatory motion? तो angular momentum will be always constant। ठीक है, मैं अगर एक और एग्जांपल MCQ स्टेप डिस्कस करूं, ये आपके पास रोटेटरी टेबल है, ठीक है, और ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आप में से कोई आउटर एज पे खड़े हैं और ये रोटेटरी टेबल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेटरी मोशन करता है। आप में से कोई आउटर एज पे खड़ा है और ये रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये रोटेटरी मोशन कर रहे हैं और रोटेटरी मोशन के दौरान आप सेंटर की तरफ मूव कर जाए, तो आपका मास भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी रोटेटरी टेबल का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा करूं कि आप सेंटर पे खड़े हैं, रोटेटरी टेबल की सेंटर पे खड़े हैं, और अगर ये टेबल रोटेटरी मोशन करे और आप सेंटर से आउटर एज की तरफ चले जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज बट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कुछ एग्जांपल्स है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। सही है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, आप देखिए हमने अभी पढ़ लिया कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक से। तो मैं अगर इस टी को टी डे लिख लो, टी डे, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि डे टाइम आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर आप r को डबल कर जाए, अगर आप r को डबल कर जाए तो डे टाइम आपके पास 4 टाइम बन जाएगा। क्या मतलब है इसका? मैं अगर अर्थ से एग्जांपल आपको दूं, अर्थ है इफ अर्थ श्रिंक एंड रेडियस r प्राइम वो हाफ हो जाए, बट मास आपके पास कांस्टेंट हो, मास आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो फिर आप ये बताया, मैं अगर इसके ऊपर MCQ लिख लूं, इफ अर्थ श्रिंक एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ वेयर द मास इज कांस्टेंट, तो फिर आपके पास व्हाट विल बी द डे टाइम? डे टाइम आपके पास जो है क्या होगा? ए ऑप्शन आपके पास जो है डे टाइम 24 आवर्स, बी ऑप्शन 12 आवर्स, सी ऑप्शन 6 आवर्स, डी ऑप्शन 4 आवर्स। तो देखिए, अगर आर आपके पास हाफ हो जाए, अगर आर आपके पास क्या हो जाए? हाफ हो जाए, तो डे टाइम 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो डे टाइम 24 आवर्स है, 24 आवर्स को आप 4 पे डिवाइड करें, तो 24 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 6 आवर्स दिन रात हो जाएगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम अर्थ का वो कांस्टेंट होगा। और ये क्यों 6 आवर्स का हो गया?
क्योंकि अगर अर्थ श्रिंक हो जाए और उसका रेडियस हाफ हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, एंगुलर स्पीड विल बी इंक्रीजेस, इसलिए 24 आवर के बजाय दिन रात 6 घंटों का बन जाएगा, बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अगर मैं ये कह दूं कि आर प्राइम आर e डिवाइड बाय √2, इफ अर्थ श्रिंक एंड द रेडियस ऑफ अर्थ √2 टाइम डिक्रीज, देन व्हाट विल बी द डे टाइम? तो √2 का आप स्क्वायर निकाले तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डे टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ। तो 24 आवर्स को आप हाफ करें, 24 आवर्स को आप हाफ करें, ठीक है। तो 24 और हाफ, तो फिर 12 आवर्स का आपके पास दिन रात बन जाएगा। सो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। अगर मैं एक एमसीक्यू लिख लो कि आप 1 किलोग्राम मास अटैच्ड with a string of length 1 meter and revolve. MCQ 1 kilogram mass attached with a string of length 1 meter and revolve on circular path with 6 radian per second for half an hour, for half an hour, then, ठीक है। then मैं आपसे पूछ सकता हूं टार्क क्या होगा, what will be the torque? मैं आपसे पूछ सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है। टार्क क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो इस MCQ को करने का मेरा मकसद ये है कि देखिए 1 kilogram mass, 1 meter length, circular path with 6 radian per second for half an hour. इस MCQ को करने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपको स्पीड गिवन हो या कोई भी पैरामीटर गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो इसका मतलब ये कि उस टाइम में वो पैरामीटर कांस्टेंट होगा। अगर आप देखें तो आपको एंगुलर स्पीड गिवन है फॉर हाफ एन आवर, एंगुलर स्पीड आपको गिवन है फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। आपको एंगुलर स्पीड गिवन है कांस्टेंट। तो अगर एंगुलर स्पीड आपके पास कांस्टेंट होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो अल्फा आपके पास 0, और अगर अल्फा 0 है तो टार्क 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि टेंजेंट एक्सेलरेशन आपके पास आर अल्फा के बराबर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा? L ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गिवन है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर गिवन है, डेल्टा L डिवाइड बाय डेल्टा T 0, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0, क्योंकि टार्क 0 है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा, और L आपके पास जो है दिस विल बी इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपके पास I ओमेगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और I आपके पास जो है ML स्क्वायर ओमेगा, मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, ठीक है। तो आप एंगुलर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं किस चीज से? उस इक्वेशन से आप इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मॉडल MCQ है। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर कोई पैरामीटर और टाइम गिवन हो, इसका मतलब है कि उस टाइम में वो पैरामीटर आपके पास कांस्टेंट होगा, और अगर किसी MCQ में आपको टाइम गिवन ना हो तो फिर आप यूनिट टाइम 1 सेकंड लेंगे, या डेटा में आप देखेंगे कि 6 रेडियन पर सेकंड है तो टाइम 1 सेकंड यूनिट टाइम, ठीक है। अगर 6 फॉर एग्जांपल पर मिनट हो तो फिर यूनिट टाइम मिनट आपने लेना होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल।